भाई लोगों, अपने एक भाई के पास रॉयल एनफील्ड है जिसमें माइलेज वाइलेज है नहीं, वाइब्रेशन इतना कि शरीर भन ना जाए और साइलेंसर भी ऐसा शोर मचाता कि कान फाड़ देने का। गंदी सोच के आदमी कान के पर्दे हिला देने की बात कर रहा है अपुन। अभी भाई की बुलेट बीच रास्ते में पंचर हुई तो खींचते खींचते सर्दी में भी पसीने निकल गए। अपुन भाई को बोला, काई को ये खाली पीली हाथी का लफड़ा पाल रखा। भाई को गुस्सा आया और अचानक से कान के नीचे दे रपाक। तभी अपुन समझा कुछ भी करने का, लेकिन अगर रॉयल एनफील्ड के आशिक के सामने उसकी बाइक की बेइज्जती मारी तो काट डालूंगा। अब तू समझ गया होगा कि आज के समय रॉयल एनफील्ड का क्या भौकाल है। कुछ खजूल लोगों को तो सिर्फ भौकाल दिखाने वास्ते ही एनफील्ड लेना मांगता। बात तो सही है, लेकिन बिड़ू आज से ना 25 साल पहले रॉयल एनफील्ड की हालत एकदम लपड़ झंडूस थी, बिल्कुल फटे हाल, बोले तो दिवालिया होने का लफड़ा। वैसे शुरुआत से ही रॉयल एनफील्ड की जिंदगी में बड़ा लोचा रहा, जो कभी अंग्रेजी कंपनी होने का 1901 में अपनी पहली बाइक लॉन्च किया, लेकिन घंटा कोई नहीं पूछा। गजब बेइज्जती है। इसके बाद भी एनफील्ड ने एक दो थकेली बाइक्स लॉन्च करी जिनका कुछ अता पता ही नहीं, लेकिन बिड़ू एनफील्ड ने हार नहीं मानी, मैं झुकेगा नहीं। रात दिन जी तोड़ मेहनत करी और तब जाके साल 1932 में इनकी सबसे आइकॉनिक बाइक लॉन्च होने का, बोले तो रॉयल एनफील्ड बुलेट। ये हुई ना बात। लोगों को बुलेट बहुत फाड़ू लगी। अब क्योंकि ये बाइक बहुत हार्ड थी, एकदम लोहा माफिक, इसलिए वर्ल्ड वॉर 2 के समय अंग्रेजी आर्मी में बुलेट की अच्छी डिमांड रहने का। जब तक जंग चली तब तक एनफील्ड का धंधा एकदम झक्कास, पैसा ही पैसा। लेकिन बिड़ू जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 सल्टा, इसकी सेल्स लुढ़क ली और कंपनी की फिर से वाट लग गई। बस हवा निकल गई। अब टाइम आ चुका था बोरिया बिस्तर समेटने का, लेकिन तभी एनफील्ड की जिंदगी में एंट्री होती है अपनी इंडियन आर्मी की। मगर क्यों? इंडियन आर्मी को ऐसी बाइक्स मांगता जो फौलादी हो और बॉर्डर पर निगरानी रखने वास्ते जवानों के काम आए। इसलिए साल 1954 में भारत ने रॉयल एनफील्ड को 800 बुलेट्स का ऑर्डर दे मारा, जिससे वहां ढेर पड़ी एनफील्ड की जिंदगी में फिर से जान आ गई। इतने बड़े ऑर्डर को पूरा करने वास्ते रॉयल एनफील्ड ने साल 1955 में भारत की एक कंपनी मद्रास मोटर संघ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हो गया हमारे दोस्त। दोनों ने दोस्ती जमा कर एनफील्ड इंडिया की शुरुआत करी, जो बुलेट को असेंबल करने लगी। फिर 1962 में रॉयल एनफील्ड के औजार खरीद कर पूरी बुलेट का मैन्युफैक्चरिंग इधर ही शुरू कर डाला। इसी बीच रॉयल एनफील्ड का यूके वाला कारखाना तो खल्लास हो गया, खत्म। लेकिन बिड़ू एनफील्ड इंडिया ने प्रोडक्शन जारी रखा। हालांकि भारत में भी रॉयल एनफील्ड की हवा टाइट थी, क्योंकि जो था वो सरकार भरोसे था। पब्लिक लोग में बुलेट की उतनी डिमांड ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर 1994 में आइशर ग्रुप ने एनफील्ड इंडिया को खरीद लिया, लेकिन तब कंपनी के हालात बड़े खराब होने का। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। आइशर ने रॉयल एनफील्ड की हालत सुधारने वास्ते बहुत खर्चा पानी किया और 6 साल लगातार मेहनत करने के बाद आइशर भी परेशान। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? तो कुल मिलाकर रॉयल एनफील्ड के बम्बू लग चुके थे मियाँ। इस कंपनी को कोई खरीदने तक को तैयार नहीं चाहिए। आइशर ने बोला, अब अपने को रॉयल एनफील्ड पे टाइम खोटा नहीं करने का, तो इसको सल्टा दो। बोले तो दिवालिया घोषित करने का सोच लिया। अच्छा बात नहीं है। तभी आइशर मोटर फाउंडर का बेटा सिद्धार्थ लाल बोर्ड मेंबर से बोलता कि अपने को एक आखिरी चांस मांगता, भरोसा करके देखो। क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं? लड़के को यह मौका मिला। इसके बाद से रॉयल एनफील्ड अक्खा मार्केट में क्या सितम ढारेली सबको पता ही है। बिड़ू ये सब हुआ सिद्धार्थ लाल की कोशिश की वजह से। वो कहते हैं ना, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सब चलना आगे बोलना मत। सिद्धार्थ भाई सबसे पहले ये जाना कि बाइक के साथ लोचा क्या है। इसके लिए वो कट्टर ईमानदार बाइकर बना। वो दिन रात मीलों तक डुगडुगी दौड़ाया, तब जाके समझ आया, अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा, कि बुलेट चलाने में बड़ा लफड़ा है मियाँ। गियर उल्टे पुल्टे, किक ऐसी कि उल्टा तुम्हें किक मार दे, और जो ना लगा सके उनके लिए सेल्फ स्टार्ट भी नहीं। कुछ खजूल लोग से तो स्टैंड भी नहीं लगने का। ऊपर से बाइक में मेंटेनेंस का भी लफड़ा, क्योंकि इनमें अक्सर इतने फॉल्ट आने का कि ठीक कराते कराते दिमाग का दही हो जाता। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। सिद्धार्थ भाई ने ये सारी कमियां सल्टा दी।
हालांकि बाइक का डिजाइन ओरिजिनल ही रखा क्योंकि बुलेट का क्लासिक लुक ही इसकी पहचान थी। तुम देखा होगा कि जब कोई फौजी बुलेट पे दिखता तो अलग ही फीलिंग आती। भोकाल हो तो ऐसा हो। सिद्धार्थ ने जनता को यही फीलिंग का स्वाद चखाया कि बुलेट चलाने वाले कोई मामूली बंदे नहीं बीड़ू, येड़े लोग हैं। इनका स्वैग ही अलग होता। ना तो कोई बुलेट वाले भाई लोग से पंगा लेगा और जब ये रोड पे निकले तो दुनिया अपने आप रास्ता देगी। सॉरी सर। जनता को ये बात दिल पे लगी क्योंकि सबको दबंग होना मांगता। बोले तो सिद्धार्थ लाल ने लोगों के इमोशन को हिला डाला। इसलिए कहते हैं कि रॉयल एनफील्ड इज नॉट जस्ट अ बाइक, इट्स एन इमोशन। ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़। इन सब के अलावा भाई ने रॉयल एनफील्ड की फॉलोइंग बढ़ाने वास्ते गैंग बनाने पर फोकस किया। बोले तो कम्युनिटी बिल्डअप। उनका मकसद था रॉयल एनफील्ड के ओनर्स सिर्फ एक कंज्यूमर ना होके रॉयल एनफील्ड की फैमिली का मेंबर बने, जिससे ब्रांड की लॉयल्टी बढ़ेगी। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। इसके लिए रॉयल एनफील्ड ने अपने राइडर्स के लिए जगह जगह इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना शुरू किया और खाली बैठे लुक्खा लोगों के लिए साल में कई बार बाइकर जोड़ो यात्राएं भी होती हैं। समझ रहे हो आप? जिससे रॉयल एनफील्ड की आज एक बहुत तगड़ी गैंग तैयार हो गई। अब रॉयल एनफील्ड न सिर्फ भारत में बवाल मचा रही बल्कि दुनिया भर के देशों में भी इसकी डिमांड बहुत हार्ड। ये कंपनी जिसका सफर बुलेट के डुक डुक साउंड जैसा और कभी चैप्टर क्लोज होने को था, आज उसकी बाइक्स का ही इतना फाड़ू क्रेज है। कट टू कट बोले तो इसका फुल टू क्रेडिट सिद्धार्थ लाल को। तालियों के साथ करते हैं आज की बकैती खत्म। लेकिन पंटर लोगों, जाने से पहले अपुन एक मन की बात बोलना मांगता। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अपने पास टाइम का वैसा ही बड़ा लफड़ा, फिर भी अपुन तुम्हारे वास्ते दिन रात मेहनत करता, जैसे तैसे गिर पड़ के तुम्हारे लिए ये कंटेंट लाता, और तुम हो कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में इतना कंजूसी करते। अरे पैसे थोड़ी मांग रहा, सिर्फ एक बटन ही दबाने का। जय हिंद।